हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपना एक नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे बेस्ड ये हमारा लेक्चर सीरीज होगा और इसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे नेटवर्क थ्योरी होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। तो हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन हमारा जो बेसिक जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो है नेटवर्क थ्योरी। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं नेटवर्क थ्योरी से। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में नेटवर्क थ्योरी के बारे में देखेंगे। तो नेटवर्क थ्योरी में सबसे जो पहला जो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे वो है बेसिकली ओम्स लॉ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नेटवर्क थ्योरी पे अच्छा कमांड है तो बाकी सब्जेक्ट्स में आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, अदरवाइज़ आपको पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिक्कत होती रहेगी, मतलब प्रॉब्लम्स फेस आप करते रहोगे। ठीक है, तो नेटवर्क थ्योरी में हम लोग क्या सीखेंगे, बहुत सारे टूल्स वगैरह सीखेंगे कि हम सर्किट को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम कैसे उसको मिनिमाइज़ कर सकें, उसको सिंप्लीफाई कर सकें। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बाकी कुछ थ्योरम्स वगैरह भी सीखेंगे। ठीक है, फिर टू पोर्ट नेटवर्क वगैरह भी सीखेंगे। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो सिलेबस जो है वो मतलब KCL, KVL, टू पोर्ट नेटवर्क, रेजोनेंस, ये सब है सिलेबस। हम एक बार हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके सारे सिलेबस के सारे कंपोनेंट्स को जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज। तो हमारा जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो बेस्ड है करंट और वोल्टेज, इन दो क्वांटिटी पे बेस्ड है। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज हमारा करंट हुआ। और वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली वही वोल्टेज होता है। तो वो हम अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ चार्ज और वोल्टेज ये सब आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, बट फिर से हम एक बार ओवरव्यू लेंगे इसका कि क्या हो क्या रहा है। तो इसमें जो पहला जो हमारा फंडामेंटल जो रूल है हमारा, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ में क्या है कि ये बहुत ही फंडामेंटल रूल है और इससे नेटवर्क में वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली ओम्स लॉ है क्या, उसको ज़रा देखते हैं। तो ओम्स लॉ को समझने के लिए जैसे हमने एक कंडक्टर लिया, ठीक है। तो अब इस कंडक्टर में क्या है कि जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या रहा होगा कि उनका रैंडम मूवमेंट हो रहा होगा। तो अगर मैं किसी एक पार्टिकुलर एरिया को देखूं, जैसे मान लो ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो नेट मूवमेंट होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स इनकमिंग होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटगोइंग भी होंगे। ठीक है, मतलब हो क्या रहा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, तो नेट इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का होगा वो जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या कि नेट मूवमेंट इफेक्ट नेट मूवमेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट जो है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पार्टिकुलर, मतलब अगर हम इसमें एरिया हम कंसिडर करते हैं तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन इंटर करें उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जा रहे हैं, तो मतलब नेट मूवमेंट जो हुआ जीरो हो गया। इसका मतलब इस केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा करंट फ्लो जो होगा, फ्लो ऑफ करंट जो होगा
वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट जीरो हो गया। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि अगर मुझे इसमें करंट फ्लो करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा दोनों एंड की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करके दिखाऊं तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है। हाँ, तो अब हमने क्या किया कि इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, और तो अब क्या होगा कि यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, तो इसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा, दिस मच डायरेक्शन इज इलेक्ट्रिक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने इसको वेक्टर क्वांटिटी से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो हमारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो बाई कन्वेंशन हम ये मान के चलते कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कन्वेंशन यही होता है। तो हमारा इसमें अब इलेक्ट्रॉन को एक नेट मूवमेंट मिल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे। ठीक है, रैंडमली मूव करने की वजह से जितना नेट इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा था किसी पार्टिकुलर अगर हम एरिया कंसिडर करते उस मेटल के अंदर, तो उसमें से जितना इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था उतना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहा था, तो नेट मूवमेंट हमारा जीरो हो जा रहा था। बट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से क्या हुआ कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, एक डायरेक्शन मिल गया। अब वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसको फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा उसकी वजह से करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट हो गया, तो एफ बराबर क्यू ई। ये हमारा फोर्स का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो फोर्स का इक्वेशन होता है, मतलब फोर्स बराबर क्यू ई होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो फोर्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे हैं तो नेगेटिव ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और ई। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो है, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव साइन को हम, मेरे माइंड में ये चल रहा है कि मतलब मुझे पता है कि ऐसा होगा कि फोर्स लगाने पर मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अब जनरेट हुआ है, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पे वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड वाइज हम फोर्स बराबर लिखेंगे ई ई। ठीक है, अब जैसी फोर्स अगर लग गया तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास भी होगा, तो उसकी वजह से उसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हैं क्या, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, तो देयर फॉर एम ए इज इक्वल टू ई ई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा ई ई बाई एम ई। अच्छा, एम ई मतलब हुआ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एम ई मतलब हुआ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन और जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों दूसरे के नेगेटिव में होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने कंसीडर किया हुआ है मेटल, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, इसका ये जो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा इसका वो ए है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो है ए के बराबर। ठीक है, तो
अब देखो, अब हमें क्या मानना है कि जो हमारा मतलब एक्सेलरेशन हमें मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब ये अगर बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऐसे, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होगा वैसे तो होगा क्या कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होगा वो ऐसे जिगजैग पाथ होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होगा वो कुछ ऐसे मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो ऐसे 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 मूव करेगा, ठीक है। बट हम लोग उसकी नेट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है, मतलब नेट इस डायरेक्शन में कितना मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उसमें क्या है कि अब बेसिकली होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, फिर यहाँ पर आएगा, मतलब और बेसिकली यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन से मतलब टकराएगा, बेसिकली टकराना नहीं बोलेंगे, टकराएगा नहीं, मतलब स्कैटर करेगा। मतलब स्कैटर करने का सेंस क्या है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास में आएगा तो स्कैटर करेगा, ऐसे टकराएगा नहीं एग्जैक्टली, ठीक है, तो स्कैटर करेगा, तो बेसिकली ये ऐसे पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो जो मतलब जो टाइम लगा इसमें, मतलब ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो टाइम जो इसमें लगा, दिस मच टाइम, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ बेसिकली हुआ क्या, जो जो टाउ है हमारा वो बेसिकली होगा एवरेज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। और मोशन ये होगा हमारे इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे होगा, बट हम इस डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं कि हमारा नेट मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में कितना है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट में हम इंटरेस्टेड है तो स्ट्रेट लाइन का जो हमें फार्मूला पता होता है कि v इज इक्वल टू, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में है तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। ये हमें फार्मूला पता है। अगर कोई पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी बराबर u प्लस ए टी होगा, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि सॉरी, तो अब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, क्योंकि मान लेते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी जो है जीरो मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया होगा तो इलेक्ट्रॉन मान लेते कि रेस्ट से स्टार्ट किया होगा, उस इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट उसका रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या होगा कि v बराबर क्या हो जाएगा, ए टी, ठीक है। अच्छा, तो v इज इक्वल टू ए टी, तो ये हो गया ए तो ए का वैल्यू अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था ई बाई एम ई, और t जो है यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो टाइम यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो सक्सेसिव कॉलिजन में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाउ, तो यहाँ पे टाइम कितना कंज्यूम हुआ वो हो गया टाउ, तो ई बाई एम ई बाई टाउ, ठीक है। अच्छा, इसी वेलोसिटी को हाँ, ये हमारा वेलोसिटी आ गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, लेकिन हमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मतलब हमें ऑन एन एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ने मतलब कितना ट्रैवल किया है, मतलब उसका किस वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि उसका पाथ जो है वो ऐसे ऐसे वेरी करता जा रहा है, ऐसे 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 वेरी करता जा रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका एवरेज वेलोसिटी कितना है। तो एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल निकाल सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा जीरो प्लस ई बाई एम ई इंटू टाउ बाई टू, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, बाद में ई बाई टाउ बाई एम ई हो गया, और यू प्लस बी बाई टू हमारे एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी आया वो आ गया ई बाई टू एम ई टाउ। अच्छा, ये जो एवरेज वेलोसिटी आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं
कि हाँ, अब ये डिस्टेंस इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, ये कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अच्छा, वेलोसिटी का मतलब होता है कि मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो कितना मीटर वो ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड मतलब टाइम को अगर 1 यूनिट ले लें तो उतना मीटर वो ट्रैवर्स करेगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो हमारा जो लेंथ है, मतलब ये जो लेंथ अभी हमने कैलकुलेट करना है हमें एल, ये मान लेते हैं कि एल बराबर होगा वी डी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इनटू टाइम। तो अगर टाइम अगर 1 सेकेंड है तो हमारा ये जो लेंथ होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि फॉर 1 सेकेंड जो लेंथ होगा वो हो जाएगा वी डी इंटू टी, लेकिन टी तो हमारा 1 सेकेंड है तो वी डी इंटू 1, यानी कि ये वी डी लेंथ ट्रैवर्स कर जाएगा 1 सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट टाइम में हम अगर निकालेंगे तो उसको हम उसका जो लेंथ आएगा वो वी डी वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, बट टाइम को हमने 1 ले लिया हुआ है। अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी मान लेते हैं कि इस यूनिट वॉल्यूम में मतलब किसी पार्टिकुलर वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी मान लेते हैं कि n फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे हैं जो यूनिट वॉल्यूम में आ रहे हैं। अब हमें देखना क्या है कि अब इसके आगे का एक्सप्रेशन देखते हैं कि यूनिट वॉल्यूम ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स उस वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं, तो मतलब मुझे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब है कि वो उसको कैंसिल कर देगा और हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो यहाँ पर इस वॉल्यूम में मतलब इलेक्ट्रॉन इस वॉल्यूम में ये इस वॉल्यूम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, मतलब ये जो हमारा ये जो बन रहा है पूरा, ये जिसको मैंने अभी रेड से डार्क मतलब रेड से हमने अभी बनाया है जस्ट, तो हाँ, इस पूरे वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन मतलब है, मतलब पर इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो मुझे पता है वो ए है, और जो लेंथ है वो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है। तो एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। तो यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और वॉल्यूम अभी जस्ट हमने बताया कि a इंटू वी डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया n। अच्छा, तो अब हमें पता है कि I जो होता है वो होता है डी क्यू बाई डी टी, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो पर यूनिट टाइम में देखना है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि I बराबर ये हो जाएगा, अगर हमने टाइम को 1 सेकेंड ले रखा है तो बेसिकली इस टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि n इंटू ए इंटू, और वी डी अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, वी डी हमारा ये आ रहा था ई बाई टाउ बाई 2 me। तो ये हो जाएगा ई बाई टाउ बाई 2 me। ठीक है, तो ई बाई टाउ हाँ, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो जाएगा आई बराबर एन। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ, तो चार्ज जो टोटल चार्ज होगा वो इतना हो जाएगा, मतलब ई
ई से मल्टीप्लाई, मतलब टोटल नंबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है तो एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा वो ई के बराबर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज आएगा वो एन ई ए वी डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने, तो ये ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो आई बराबर आया वो हमारा हो जाएगा एन, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टी, एन ई स्क्वायर टी बाई 2 me और इंटू एन ई स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, और इस एरिया, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उसको हमने बाई में लेकर के आ गए। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो आई बाई ए बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वायर टी बाई 2 me इंटू ई। तो अब जो करंट पर यूनिट एरिया जो होता है वो दैट इज़ नोन एज करंट डेंसिटी। तो ये बन गया आपका करंट डेंसिटी अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो। और ये जो नया क्वांटिटी आया एन ई स्क्वायर टाउ बाई 2 me, दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो सिग्मा इंटू ई अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो कहने का मतलब क्या हो, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई 2 me। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी, दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई आ गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि दिस इज नोन एज ओम्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, ये पॉइंट फॉर्म में ओम्स लॉ आ गया। अच्छा, इसको हम और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो मतलब J हमारा क्या है, J हमारा है I बाई ए करंट पर यूनिट एरिया, और सिग्मा होता है 1/ρ, मतलब रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है सी कंडक्टिविटी। तो 1/ρ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। तो ये जो है हम लोग यहाँ तक हमने देखा कि आई बाई ए बराबर 1/ρ इंटू वी बाई एल हो जाएगा। अब आई बाई, इसको मैं ऐसे थोड़ा टर्म को रीअरेंज कर लेता हूँ, तो आई बराबर हो जाएगा वी ए बाई रो एल, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी अपॉन रो एल बाई ए। तो यानी से यहाँ से हमें ये मिल गया आई बराबर वी बाई आर। अब ये आर क्या है, आर बराबर होगा रो एल बाई ए। तो ये जो नया टर्म आया दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा ओम्स लॉ हो गया जो हम पढ़ते हैं, दिस इज ओम्स लॉ कि आई बराबर वी बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ओम्स लॉ में क्या होता है कि अब अच्छा यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है, दिस रेसिस्टेंस जो है वो दिस इज ए प्योरली डायमेंशनल क्वांटिटी, मतलब आर विल नेवर डिपेंड ऑन V and I, it will always depend on dimension of the material used। कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ये डायमेंशनल क्वांटिटी है और ये V और I पर डिपेंड नहीं करता है। बट यहाँ से तो आपको लग रहा है कि I बराबर V बाई आर है तो डिपेंड करना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं होता। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।